अमेरिकी विशेष बलों के कन चेन प्रशिक्षक ने भारतीय विशेष बलों के शांत प्रशिक्षक को नीची नजर से देखा और सबके सामने उसने एक खतरनाक उकसावा दिया। उसने अपने शरीर की पेशकश करते हुए कहा कि अगर वह आदमी उसे चाकू की लड़ाई में हरा सकता है तो वह न केवल एक रात के लिए बल्कि पूरे सप्ताहांत के लिए अपना सब कुछ दे देगी। अगर वह हार गया तो उसने उस आदमी का मजाक उड़ाया कि उसे उसका गुलाम बनना होगा जो हर दिन उसके लड़ाकू जूतों को चमकाएगा। आसपास के अमेरिकी सैनिक हंसे। उन्हें भारतीय व्यक्ति की करारी हार का यकीन था। यदि आपको यह कहानी पढ़ने के बाद पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन के साथ हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। धूल, पसीने और घनी उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की महक प्रशिक्षण क्षेत्र में फैली हुई थी। अमेरिकी सेना के विशेष बलों और भारतीय सेना के पैरा विशेष बल की एक टुकड़ी के बीच संयुक्त अभ्यास मिजोरम के वेरेंटे में स्थित काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल CWS में मौसम की तरह ही तनावपूर्ण माहौल में हो रहा था। हालांकि दोनों देशों के एलिट सैनिक इकट्ठे हुए थे, लेकिन हवा में एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा और अदृश्य मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा था। विशेष रूप से एक व्यक्ति की उपस्थिति उस तनाव का केंद्र थी। कैप्टन सारा मिलर, अमेरिकी विशेष बलों की एक कन चेन मार्शल आर्ट प्रशिक्षक। एक महिला होने के बावजूद प्रशिक्षण शिविर में कोई भी उसके साथ एक महिला जैसा व्यवहार नहीं करता था। उसका लंबा और मजबूत कद, धूप से जली तांबे जैसी त्वचा और उसकी बर्फीली नीली आंखें उन वास्तविक लड़ाइयों के बारे में बताती थीं जिनसे वह गुजरी थी। उसकी हरकतें संक्षिप्त थीं, बिना किसी व्यर्थ खूंटों के, और उसके आदेश चाकू की तरह तेज थे। उसने अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से अपनी स्थिति साबित की थी और उसका आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार जैसा लगता था। कैप्टन मिलर की नजर में भारतीय सैनिक, विशेष रूप से पैरा SF के सदस्य, असंतोषजनक लग रहे थे। वे शांत थे और शायद ही कभी भावनाएं दिखाते थे। अभ्यास के दौरान भी वे आवश्यकता से अधिक बात नहीं करते थे, बस चुपचाप अपना काम करते थे। मिलर के दृष्टिकोण से यह जोश की कमी या अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास की कमी जैसा लगता था। वह अमेरिकी विशेष बलों की ब्रिलियंट, कठोर और कौशल में सुधार के लिए लगातार एक दूसरे को उकसाने वाली संस्कृति की आदी थी। भारतीय सैनिकों की चुप्पी उसकी नजर में निराशा का स्रोत बन गई, जो धीरे धीरे अवमानना में बदल गई। और वह अवमानना भरी निगाह एक व्यक्ति पर ज्यादा देर तक टिकी रही। उसका नाम था मेजर विक्रम सिंह राठौर, पैरा SF के व्यावहारिक मार्शल आर्ट प्रशिक्षक। वह अन्य सदस्यों की तुलना में और भी अधिक शांत और अगोचर था। एक सामान्य कद का आदमी, न तो तेज और न ही भयंकर चेहरे वाला, बस एक अस्पष्ट प्रभाव वाला। हालांकि उसके शरीर से एक अजीब शांति झलकती थी, साथ ही एक खतरनाक आभा, जैसे कि कोई विस्फोटक किसी भी समय फटने के लिए तैयार हो। मिलर ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, यह मानते हुए कि यह एशियाई लोगों की छोटी कद, काठी और शर्मीली प्रकृति का प्रतीक है। यह घटना गोलीबारी और कन चेन अभ्यास के बाद एक छोटे से ब्रेक के दौरान हुई। कैप्टन मिलर अपने यूनिट के सदस्यों के साथ हंस रही थी और भारतीय शिविर की ओर देखते हुए जोर जोर से बात कर रही थी। उसकी यूनिट के सदस्य अपने प्रशिक्षक की निगाहों का अनुसरण करते हुए भारतीय सैनिकों को भी तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। तभी मिलर अपने हाथ में एक प्रशिक्षण चाकू को हल्के से उछालते हुए अपनी सीट से उठी। उसकी निगाहें सीधे विक्रम सिंह राठौर पर टिकी थीं। वह आदमी एक पेड़ की छांव में बैठा चुपचाप अपने हथियार साफ कर रहा था। हे, तुम वहां! भारतीय सैनिक! मिलर की आवाज प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। सारा शोर जैसे तुरंत थम गया। विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। यह पढ़ना असंभव था कि उनके अंदर क्या था। मैंने सुना है कि तुम भी एक प्रशिक्षक हो, लेकिन मुझे तुम्हारे प्रशिक्षण का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत शांत, बच्चों के खेल की तरह अरुचिकर। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। यह एक स्पष्ट उकसावा था। आसपास के अमेरिकी सैनिकों ने सीटी बजाई और ताने मारे, जिससे माहौल गर्मा गया। भारतीय सैनिकों के चेहरे कठोर हो गए। कैसा रहेगा अगर हम अपने तरीके से एक मजेदार खेल खेलें? तुम मेरे खिलाफ इस प्रशिक्षण चाकू के साथ, उसने आगे कहा। अगर तुम मुझे पहले छुरा घोंपने और जीतने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी रात दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरा पूरा सप्ताहांत
मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। उसके शब्द अशिष्ट और अपमानजनक थे। यह एक साधारण लड़ाई नहीं थी। वह न केवल विक्रम के व्यक्तिगत गौरव को बल्कि पूरी भारतीय सेना को रौंद रही थी। संदेश स्पष्ट था, ना चालबाजता, वह तान लेना 2000 पाती का। तुम जैसे शांत एशियाई सैनिक एक महिला के खिलाफ भी नहीं जीत सकते। अमेरिकी सैनिक अब जोर जोर से हंस रहे थे। वे मिलर की महानता को अच्छी तरह जानते थे। कई पुरुष सैनिक उसके खिलाफ प्रशिक्षण मैचों में बुरी तरह हार चुके थे। वह सिर्फ एक प्रशिक्षक नहीं थी, वह एक जीती जागती किंवदंती थी जिसने युद्ध के मैदान में हाथ से हाथ की लड़ाई में कई दुश्मनों पर विजय प्राप्त की थी। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसे देखा। जितनी देर वह चुप रहा, अमेरिकी सैनिकों के ताने उतने ही तेज होते गए। मिलर ने कंधे उचकाए और एक बार फिर अपना चाकू उछाला। डर गए? हाँ, यह समझा जा सकता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। यदि तुम इस प्रशिक्षण अवधि के शेष समय में हार जाते हो तो तुम्हें मेरे आदेशों का पूरी तरह से पालन करना होगा और हर सुबह तुम्हें मेरे लड़ाकू जूतों को चमकदार होने तक पॉलिश करना होगा और मेरे हथियारों की पूरी तरह से देखभाल करनी होगी। कैसा लगा? दिलचस्प है ना? यह एक क्रूर प्रस्ताव था जो न केवल एक सैनिक के स्वाभिमान को छूता था बल्कि एक इंसान की गरिमा को नष्ट करने का भी लक्ष्य रखता था। एक भारतीय सैनिक अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन विक्रम ने शांति से अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह उठा। उसके हाथ में हथियार साफ करने वाला कपड़ा था जिसका वह अभी अभी इस्तेमाल कर रहा था। उसने उस कपड़े से अपने हाथों को ध्यान से पोंछा, उसे बड़े करीने से मोड़ा और अपने बैग के ऊपर रख दिया। पूरी प्रक्रिया बहुत शांत और नियंत्रित थी, जैसे कि वह कोई पवित्र अनुष्ठान कर रहा हो। अंत में उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज नीची और धीमी थी, लेकिन अजीब तरह से पूरे शोरगुल वाले प्रशिक्षण मैदान में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। ठीक है, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं। तुरंत अमेरिकी सैनिकों की हंसी थोड़ी कम हो गई। यह एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया थी। उन्होंने सोचा था कि वह गाली देगा, गुस्सा करेगा या अपनी पूंछ दबाकर भाग जाएगा, लेकिन उसका जवाब इतना शांत था। मिलर एक पल के लिए हैरान दिखी, लेकिन जल्दी ही फिर से मुस्कुरा दी। हिम्मत वाला या मूर्ख, मुझे यह पसंद है। उसने अपने हाथ में प्रशिक्षण चाकू विक्रम के पैरों पर फेंक दिया। फिर उसने खुद अपनी कमर से एक समान प्रशिक्षण चाकू निकाला। ब्लेड पर लाल स्याही लगी हुई थी जो छुरा घोंपने पर लड़ाकू वर्दी पर एक स्पष्ट निशान छोड़ देती। नियम सरल थे, जो कोई भी प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर पहला वैध प्रहार करने में सफल होगा वही विजेता होगा। हार मानने का कोई शब्द नहीं था, केवल परिणाम ही बोलता है। विक्रम चाकू उठाने के लिए झुका। चाकू पकड़ते हुए उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके आसपास का सारा शोर उसकी चेतना से मिट गया। जो कुछ बचा था वह खुद, उसके सामने का दुश्मन और उसके हाथ में चाकू का ठंडा स्पर्श। अमेरिकी सैनिक अभी भी सीटी बजा रहे थे। उन्हें यकीन था कि उनका प्रशिक्षक एक शानदार जीत हासिल करेगा। वे नहीं जानते थे कि जो आदमी उनके सामने शांति से अपनी सांस नियंत्रित कर रहा था वह कौन था। कि वह पैरा विशेष बल की 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, जो भारतीय विशेष बलों में भी सबसे एलिट मानी जाती है, में हाथ से हाथ की लड़ाई और व्यावहारिक मार्शल आर्ट के लिए जिम्मेदार प्रशिक्षक था। वास्तविक लड़ाई और गुप्त अभियानों के माध्यम से उसके हाथों कितने दुश्मन गिरे थे, उसकी चुप्पी कितनी भयानक थी, वे जल्द ही जान जाएंगे कि एक शांत ज्वालामुखी कितना भयानक होता है जो अपने अंदर उबलता हुआ लावा छुपाता है। जब विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो उसकी निगाहें पहले से बिल्कुल अलग थीं। उसकी गहरी अथाह पुतलियों के भीतर एक ठंडे चाकू की तरह तेज चमक कौंध गई। शर्त स्वीकार करने के विक्रम के फैसले ने प्रशिक्षण मैदान में हवा को और भी तनावपूर्ण बना दिया। भारतीय सैनिकों ने उसे खामोशी में कठोर चेहरों से देखा। किसी को भी उसकी क्षमताओं पर संदेह नहीं था, लेकिन कैप्टन मिलर द्वारा प्रस्तावित शर्तों के अपमान का बोझ उनके कंधों पर दबाव डाल रहा था। यह उम्मीद कि वह उस अभिमानी अमेरिकी अधिकारी को शर्मिंदा करेगा इस चिंता के साथ मिश्रित थी कि अगर वह हार गया तो उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। दूसरी ओर अमेरिकी सैनिक उत्सव के मूड में थे। वे एक बड़ा घेरा बनाकर फैल गए, दोनों के लिए लड़ने के लिए जगह बनाते हुए सीटी बजा रहे थे और कैप्टन मिलर का नाम पुकार रहे थे। उनके लिए यह केवल एक दिलचस्प तमाशा था,
जिसमें कौशल का स्पष्ट अंतर था। विक्रम अपने आसपास के शोरगुल से अप्रभावित होकर धीरे धीरे वार्म अप करने लगा। उसकी हरकतें बड़ी नहीं थीं, बस अपनी गर्दन को धीरे धीरे बाएं और दाएं घुमाना और अपनी कलाई और पैरों को धीरे से घुमाना। लेकिन हर संक्षिप्त और नियंत्रित खू-डोंग में वर्षों के अभ्यास से तपे हुए एक गुरु की आभा झलकती थी। उसकी हरकतें बहते पानी की तरह स्वाभाविक थीं, जिसमें थोड़ी सी भी अनावश्यक शक्ति नहीं थी। उसने अपना सारा ध्यान अपने हाथ में प्रशिक्षण चाकू की अनुभूति पर केंद्रित किया। हैंडल की खुरदरी बनावट, उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र और ब्लेड की लंबाई अपने स्वयं के अनुष्ठान के माध्यम से, जिसे वह हर बार एक नया हथियार पकड़ने पर करता था, उसने चाकू को अपने शरीर का हिस्सा बना लिया। इस बीच कैप्टन मिलर ने आत्मविश्वास से अपने हाथ बांधे अपने प्रतिद्वंद्वी को देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी अवमानना झलक रही थी। विक्रम की शांत हरकतें उसके लिए लड़ाई से पहले घबराहट का प्रकटीकरण मात्र थीं। वह अपनी क्षमताओं के बारे में बहुत आश्वस्त थी। उसने कई युद्ध क्षेत्रों में जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पार किया था और उसे अमेरिकी विशेष बलों में सर्वश्रेष्ठ कन चीन विशेषज्ञों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उसे कोई संदेह नहीं था कि वह उस छोटे कद के एशियाई व्यक्ति पर हर चीज में हावी हो जाएगी, ताकत, गति और तकनीक। वह इस निरर्थक द्वंद्व को जल्दी से समाप्त करना और हारने वाले के चेहरे पर अपमान की अभिव्यक्ति का आनंद लेना चाहती थी। तैयार हो छोटे बच्चे? मिलर ने ताना मारते हुए पूछा। विक्रम ने वार्म अप करना बंद कर दिया और सीधे उसकी ओर देखा। उसने जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी शांत आंखों से देखता रहा, जैसे कि मिलर के अस्तित्व को भेद रहा हो। उस नजर ने मिलर को एक पल के लिए असहज कर दिया, जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व नग्न हो गया हो। उस भावना को दूर करने की कोशिश करते हुए वह बेरुखी से हंसी और अपने लड़ने की मुद्रा में आ गई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखते हैं तुम्हारी यह घमंडी चुप्पी कब तक चलती है। मिलर ने अमेरिकी विशेष बलों में सिखाए जाने वाले मानक चाकू से लड़ने की मुद्रा अपनाई। बायां पैर आगे, दाहिने हाथ में उलटी पकड़ के साथ चाकू और बायां हाथ रक्षा और ध्यान भटकाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ। यह एक ऐसी मुद्रा थी जिसमें आक्रामकता और स्थिरता का संयोजन था, किसी भी समय प्रतिद्वंद्वी की ओर झपटने के लिए तैयार। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तन गईं और उसकी आंखें एक शिकारी की तरह चमक उठीं जो अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए था। हालांकि विक्रम की मुद्रा अजीब थी। वह अपने पैरों को कंधों से थोड़ा अधिक चौड़ा करके खड़ा था, अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को लगभग स्थिर स्थिति में नीचे कर रहा था। उसका दाहिना हाथ, जिसमें चाकू था, स्वाभाविक रूप से उसकी कमर के पास लटका हुआ था और उसका बायां हाथ भी आराम से नीचे की ओर था, बिना किसी रक्षात्मक मुद्रा के। उसका रूप लगभग रक्षाहीन लग रहा था। अमेरिकी सैनिकों के बीच से एक छोटी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी स्थिति में मिलर के हमले को रोकना उसके लिए असंभव था। यह उस व्यक्ति की मुद्रा लग रही थी जिसने पहले ही हार मान ली हो। हालांकि मिलर ने जल्दबाजी में कोई खू-डोंग नहीं किया। वह एक अनुभवी थी जो कई वास्तविक लड़ाइयों से गुजरी थी। वह सहज रूप से जानती थी कि भले ही प्रतिद्वंद्वी की मुद्रा लापरवाह लग रही हो, लेकिन इसके पीछे कोई छिपा हुआ इरादा हो सकता है। उसने धीरे धीरे विक्रम के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, एक दरार की तलाश में, और उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रही थी। लेकिन विक्रम ने केवल अपने ऊपरी शरीर को उसकी खू-डोंग के साथ थोड़ा घुमाया, जबकि उसके पैर जैसे जमीन में जड़े हुए थे, हिले नहीं। उसकी निगाहें बिना हिले मिलर की आंखों पर टिकी थीं। एक भयावह चुप्पी छा गई। जो अमेरिकी सैनिक पहले जयकारे लगा रहे थे, वे भी चुप हो गए और अपनी सांस रोक ली। प्रशिक्षण मैदान में केवल दोनों लड़ाकों की खुरदरी सांसों और हवा की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। चुप्पी तोड़ने वाली पहली मिलर थी। उसने फैसला किया कि आगे की खोजबीन का कोई फायदा नहीं है। उसका शरीर अचानक एक स्प्रिंग की तरह उछला। उसने अपना चाकू विक्रम के पेट की ओर घोंप दिया। एक बिजली की तेजी से किया गया हमला जिसे इंसानी आंखों से देखना मुश्किल था। अमेरिकी सैनिक जीत के लिए जयकारे लगाने को तैयार थे, लेकिन विक्रम वहां नहीं था। मिलर के चाकू की नोक उसकी लड़ाकू वर्दी को छूने से ठीक पहले उसका शरीर एक कागज की पतली परत के अंतर से बगल में खिसक गया। एक खू-डोंग जो इतना सहज और कोमल था कि जैसे वह शुरू से ही वहां था ही नहीं।
उसने हमले से बचते हुए मिलर के हमलावर हाथ के बगल में घुसपैठ कर ली। एक पल में उन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। मिलर ने एक झटका महसूस किया और उसकी पीठ में एक ठंडक दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसकी हमले की गति को पूरी तरह से पढ़ लिया था और न्यूनतम खड़ंग के साथ बच निकला था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो संयोग से हो सकता था। नजदीकी सीमा में मिलर तुरंत अगली खुडोंग पर चली गई। उसने अपना दाहिना हाथ जिसमें चाकू था वापस खींचा और अपनी कोहनी से विक्रम के चेहरे पर हमला करने की कोशिश की। कनचीन में एक बहुत ही उपयोगी और विनाशकारी तकनीक। लेकिन इससे पहले कि उसकी कोहनी लक्ष्य तक पहुंच पाती, विक्रम के बाएं हाथ ने धीरे से उसकी कोहनी के अंदर के हिस्से को पकड़ लिया। फिर एक असाधारण रूप से छोटे कुडोंग के साथ उसने मिलर की शक्ति की दिशा को बगल में मोड़ दिया। मिलर, जिसका पूरी ताकत से किया गया हमला हवा में खाली चला गया, एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठी। उसकी डगमगाती नजर में उसने विक्रम के चाकू की नोक को अपनी कमर की ओर आते देखा। लाल स्याही से सना चाकू का सिरा धीमी गति में पास आ रहा था, धीरे धीरे लेकिन एक अदम्य गति के साथ। एक अजीब सनसनी जहां समय विकृत महसूस हो रहा था। मिलर ने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। हार की भविष्यवाणी उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। उसने सहज रूप से अपनी कमर को पीछे की ओर झुकाकर हमले से बचने की कोशिश की। एक सेकंड के अंश के अंतर से विक्रम के चाकू की नोक ने उसकी लड़ाकू वर्दी के किनारे को थोड़ा सा खरोंच दिया। वर्दी पर एक हल्की लाल रेखा खींच गई, लेकिन यह एक वैध हमले के रूप में माने जाने के लिए बहुत कमजोर हमला था। हालांकि मिलर की पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। अभी अभी का आदान प्रदान कोई साधारण खोजबीन नहीं था। उस आदमी ने उसके हमले की पूरी तरह से भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति के प्रवाह का फायदा उठाया था और एक घातक जवाबी हमला किया था। यह सब एक पलक झपकते ही हो गया। एक खुडोंग जो उसके द्वारा सामना किए गए किसी भी दुश्मन से बिल्कुल अलग स्तर पर था। मिलर ने जल्दी से अपनी स्थिति ठीक की और विक्रम से दूरी बना ली। उसके चेहरे पर से अभिमानी मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। इसके बजाय अत्यधिक तनाव और भ्रम ने जगह ले ली। उसकी नीली पुतलियां सूक्ष्म रूप से कांप रही थीं। उसके आसपास के अमेरिकी सैनिकों ने भी भ्रमित भाव धारण कर लिए। वे अभी अभी की स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि मिलर ने एक असाधारण हमला किया था और विक्रम बस भाग्यशाली था कि वह बच सका। लेकिन मिलर खुद जानती थी कि यह किस्मत नहीं थी, यह कौशल में एक असाधारण अंतर का परिणाम था। तुम आखिर हो कौन? मिलर ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। उसकी आवाज में अब ताना नहीं बल्कि सतर्कता भरी हुई थी। विक्रम ने बिना किसी जवाब के अपनी मूल रक्षाहीन दिखने वाली स्थिति में वापसी की। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। एक दर्पण की तरह उसने केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को प्रतिबिंबित किया। वह शांति मिलर के लिए एक असहनीय दबाव बन गई। यह तथ्य कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, उसे पागल कर रहा था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। यह असंभव है कि मैं इस तरह के एक एशियाई बंदर से हार जाऊं। मिलर ने मन ही मन चिल्लाते हुए खुद को प्रोत्साहित किया। उसके स्वाभिमान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक बार फिर हमला करने का फैसला किया। इस बार यह एक साधारण छुरा नहीं था, यह एक बहुत अधिक जटिल और अप्रत्याशित हमला था। प्रतिद्वंद्वी को धोखा देने के लिए आकर्षक फुटवर्क और धोखे की हरकतों का संयोजन। उसने पहले झुककर ऐसा दिखाया जैसे वह पैरों को निशाना बना रही हो, और जैसे ही विक्रम का ध्यान नीचे की ओर गया, वह उठी और अपना चाकू गर्दन की ओर घुमाया। यह उसकी विशेषज्ञ चालों में से एक थी, जिसमें गति, तकनीक और मनोवैज्ञानिक युद्ध का संयोजन था। लेकिन विक्रम उसके धोखे में नहीं आया। उसने मिलर के कंधे और कूल्हों में सूक्ष्म खुडोंग देख ली थी और पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अंतिम लक्ष्य गर्दन है। उसने आने वाले चाकू के ब्लेड से बचने के लिए अपने शरीर को थोड़ा पीछे झुकाया और उसी समय मिलर के आगे बढ़ते बाएं पैर को अपने दाहिने पैर से हल्के से फंसा लिया। यह खुडोंग इतने सटीक समय पर किया गया था कि मिलर को यह भी पता नहीं चला कि उसे किसने फंसाया और वह अपना संतुलन खोकर आगे गिर गई। आह! मिलर के मुंह से एक चीख निकली। उसने गिरने से बचने के लिए अपने हाथों को जमीन पर टिकाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की खुडोंग तेज थी। वह गिरती हुई मिलर के पीछे एक परछाई की तरह खिसक गया।
एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से उसने अपना चाकू ठीक उसकी पीठ पर दिल के स्थान पर रख दिया। एक आदर्श स्थिति जहां थोड़ा सा भी दबाव लाल स्याही को उसकी वर्दी पर स्पष्ट रूप से दागदार कर देता। प्रशिक्षण मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। जो अमेरिकी सैनिक पहले चिल्ला रहे थे, वे अब सभी मुंह बंद करके चुप थे, अविश्वास में अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे। उनका अजय प्रशिक्षक कैप्टन सारा मिलर केवल 2 चालों में वश में कर लिया गया था, और यह इतनी एक तरफा हुआ जैसे कोई वयस्क किसी बच्चे के साथ व्यवहार कर रहा हो। विक्रम की हरकतों में कोई हिचकिचाहट या व्यर्थ कूदंग नहीं थी। मिलर ने ठंडे ब्लड की सनसनी को अपनी पीठ से लेकर दिल तक महसूस किया, जिससे उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी गर्दन दबी हुई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और अपने कानों में वह अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। शारीरिक दर्द से ज्यादा मुश्किल मानसिक आघात और अपमान को सहना था। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस प्रतिद्वंद्वी को उसने इतना नीचा दिखाया और अपमानित किया था, उसने उसे एक बच्चे की तरह खेलाया था। विक्रम ने मिलर के कान में धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज में गुस्सा या ताना नहीं, बल्कि एक बर्फीली और भावनाहीन ठंडक थी। क्या मैं यह शर्त जीत गया? यह सवाल मिलर के लिए मौत की सजा जैसा लगा। वह जवाब नहीं दे सकी। ऐसा लगा जैसे वह अपने स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज सुन सकती है। सभी की निगाहें उस पर थीं। दया, सदमा और कुछ भारतीय सैनिकों की आंखों में तो संतुष्टि का भाव भी था। विक्रम ने उस स्थिति को एक पल के लिए बनाए रखा, फिर धीरे धीरे मिलर को छोड़ दिया और पीछे हट गया। उसने अपने हाथ में चाकू जमीन पर रख दिया और वापस अपनी मूल जगह पेड़ की छांव में चला गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कोई जीत का जश्न नहीं, हारने वाले का कोई मजाक नहीं। उसके लिए यह सिर्फ एक ट्रबलसम घटना को निपटाने जैसा लग रहा था। उसके उदासीन रवैये ने मिलर को और भी बड़ा अपमान दिया। अगर वह उस पर हंसता या उसका मजाक उड़ाता तो शायद वह अपना गुस्सा निकाल सकती थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि उसने अभी अभी सड़क पर एक कंकड़ को ठोकर मारी हो, जिससे उसका अस्तित्व पूरी तरह से अर्थहीन हो गया हो। जमीन पर बैठी मिलर कुछ देर तक विक्रम की पीठ को खालीपन से देखती रही। उसका दिमाग उथल पुथल से भरा था। उसका विश्वास, उसका स्वाभिमान और वह सब कुछ जो उसने एक सैनिक के रूप में बनाया था, उसकी जड़ों तक हिल गया था। और उस उथल पुथल के बीच एक ऐसी शक्तिशाली भावना घूम रही थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गुस्सा या अपमान नहीं, बल्कि एक आदिम भय और एक अज्ञात शक्ति के प्रति विस्मय। उसे बहुत दर्दनाक रूप से एहसास हुआ कि वह कितनी अभिमानी और मूर्ख थी। द्वंद्व का चरम इतनी जल्दी और चौंकाने वाला आया जब विक्रम ने पूरी तरह से मिलर को पीछे से वश में कर लिया। तो समय जैसे रुक गया। अमेरिकी सैनिकों के जयकारे और ताने जो प्रशिक्षण क्षेत्र में गूंज रहे थे, एक दूर के अतीत की गूंज की तरह लग रहे थे। केवल एक घुटन भरी खामोशी ने उन दोनों को घेर लिया। सभी की निगाहें विक्रम के हाथ में प्रशिक्षण चाकू के लाल सिरे और मिलर की पीठ पर टिकी थीं, जो उसका निशाना थी। विक्रम ने उस निर्णायक जीत की स्थिति को कुछ सेकंड और बनाए रखा। यह कोई दिखावा या अनावश्यक मजाक नहीं था। यह एक तरह का विचार था। हारने वाले को अपनी हार स्वीकार करने का समय देना और साथ ही एक लड़ाई के अंत की पुष्टि करने के लिए एक अनुष्ठान। उसकी ठंडी निगाहें नहीं डगमगाईं और उनमें कोई भावना नहीं थी। वह एक मशीन की तरह लग रहा था जिसने अभी अभी अपना काम पूरा किया हो। अंत में उसने मिलर को पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया और शांति से पीछे हट गया। शक्ति का खोया हुआ संतुलन मिलर के शरीर को एक कठपुतली की तरह जमीन पर गिरा दिया, जिसके धागे टूट गए हों। वह धूल भरी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, हाफ रही थी। मानसिक आघात शारीरिक आघात से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने अपनी सभी तकनीकों, शक्ति और अनुभव का इस्तेमाल किया था, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक भी वैध हमला करने में विफल रही और बुरी तरह हार गई। इसके अलावा कन चियन में जिस विशेषज्ञता पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वह एक अविश्वसनीय वास्तविकता थी। विक्रम ने जमीन पर बैठी मिलर को एक पल के लिए देखा। उसकी आंखों में न तो जीत की अभिव्यक्ति थी और न ही सहानुभूति। वह सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने अपने हाथ में प्रशिक्षण चाकू को यूं ही जमीन पर फेंक दिया।
धातु के जमीन से टकराने की आवाज खामोशी के बीच बहुत तेज सुनाई दी। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और अपनी जगह पर वापस चला गया। प्रशिक्षण क्षेत्र में उसकी पीठ को देखने वाले सभी सैनिक चुप थे। विशेष रूप से अमेरिकी सैनिकों का सदमा अवर्णनीय था। उन्होंने अभी अभी अपनी मूर्ति और अजेय प्रतीक कैप्टन मिलर को एक भारतीय सैनिक के हाथों इतनी दयनीयता से ढहते देखा था, जिसे वे एक शांत और छोटे दिखने वाले बच्चे के रूप में ताना मारते थे। यह एक ऐसा क्षण था जब उनका विश्व दृष्टिकोण उसकी जड़ों तक हिल गया था। वे अब भारतीय सैनिकों को पहले की तरह कम आंख या नीची नजर से नहीं देख सकते थे। एक द्वंद्व के माध्यम से विक्रम ने पैरा एसएफ की शक्ति और आगे बढ़कर भारतीय विशेष बलों की शक्ति को उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया था। भारतीय सैनिक भी उतने ही चुप थे, लेकिन उनकी खामोशी अमेरिकी सैनिकों की खामोशी से अलग प्रकृति की थी। उनके सीने में कुछ गर्म उबल रहा था। उनके अपमानित स्वाभिमान के ठीक होने की खुशी की भावना, अपने सहकर्मी द्वारा दिखाए गए असाधारण कौशल पर गर्व के साथ मिश्रित। उनमें से किसी ने भी जयकारे नहीं लगाए या बात नहीं की, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से नजरें मिलाईं, खामोशी में जीत का आनंद ले रहे थे। द्वंद्व के अखाड़े में जिसे सबने छोड़ दिया था, केवल मिलर अकेली बची थी। वह अभी भी घुटनों के बल थी, अपना सिर उठाने में असमर्थ थी। उसके कानों में विक्रम के अंतिम शब्द गूंजते रहे, क्या मैं यह शर्त जीत गया? यह कोई साधारण सवाल नहीं था। यह उसके अहंकार पर एक निर्णय था और एक घोषणा थी कि उसके द्वारा लगाई गई अपमानजनक शर्त की कीमत चुकाने का समय आ गया है। एक रात या पूरे सप्ताहांत के लिए खुद को उसे सौंपने का वादा। जब उसने पहली बार वे शब्द कहे थे, तो उसने सोचा था कि यह केवल प्रतिद्वंद्वी का मजाक उड़ाने का एक उपकरण है, कुछ ऐसा जो कभी नहीं होगा। लेकिन अब यह एक अपरिहार्य वास्तविकता बन गई थी जो उसका गला घोंट रही थी। उसकी यूनिट का एक सदस्य सावधानी से पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। कैप्टन, आप ठीक हैं? मिलर ने उस हाथ को बेरुखी से झटक दिया। चले जाओ, कोई मुझसे बात न करे। उसकी आवाज गुस्से और शर्म से बुरी तरह कांप रही थी। वह अपने अधीनस्थों के सामने यह कमजोर पक्ष नहीं दिखाना चाहती थी। वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए उठी। उसके पैर कमजोर थे और वह कई बार डगमगाई। उसने अपने दांत पीसे, सीधी खड़ी हुई और उस दिशा में देखा जहां विक्रम गायब हो गया था। उसका शरीर अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट महसूस हो रही थी। उसे अपनी हार स्वीकार करनी थी और उसे अपनी शर्त की कीमत चुकानी थी। एक सैनिक के लिए एक वादा, विशेष रूप से जीवन और सम्मान को दांव पर लगाकर किया गया वादा, पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन उसे उस अपमान को कैसे सहना था? क्या उसे उसके पास जाना चाहिए, घुटने टेकने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, या क्या उसे वादे के अनुसार खुद को उसकी दया पर छोड़ देना चाहिए? उसका दिमाग जटिल विचारों से फटने वाला लग रहा था। मिलर को याद नहीं था कि उस दिन का बाकी प्रशिक्षण कैसे समाप्त हुआ। वह एक मशीन की तरह खू-डाउन कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से विक्रम और उस शर्त पर टिका हुआ था जिसे उसने जीता था। वह रात के खाने के समय भोजन कक्ष में नहीं आई। जब रात की गिनती समाप्त हो गई और बैरकों की बत्तियां एक एक करके बुझने लगीं, तो उसने आखिरकार एक निर्णय लिया। उसने अपनी लड़ाकू वर्दी उतार दी और नहाया। फिर सबसे आरामदायक, फिर भी रक्षाहीन कपड़ों, एक सैन्य टी शर्ट और शॉर्ट्स में वह अपनी बैरक से निकली। उसके कदम भारतीय सैनिकों के आवास की ओर बढ़ रहे थे, विशेष रूप से उस जगह पर जहां विक्रम रहता था। उसके चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसके पीछे आने वाली अज्ञात स्थिति का गहरा डर था। रात की हवा बहुत ठंडी लग रही थी। द्वंद्व समाप्त होने के बाद प्रशिक्षण क्षेत्र में एक अजीब और भारी खामोशी छा गई। अमेरिकी सैनिक तितर बितर हो गए, अभी भी अपने प्रशिक्षक की चौंकाने वाली हार को पचा नहीं पा रहे थे, जबकि भारतीय सैनिक बिना ज्यादा बात किए अपनी अपनी जगहों पर लौट गए। विक्रम, जैसे कुछ हुआ ही न हो, अपने हथियारों की सफाई पूरी की और अगले प्रशिक्षण की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। उसके शांत रवैये ने अभी अभी हुए भयंकर द्वंद्व को एक भ्रम जैसा बना दिया था। हालांकि उस पूरी दोपहर कैप्टन मिलर की पैनी निगाहें उसकी पीठ पर टिकी रहीं। उसकी आंखें गुस्से, अपमान और एक अजीब जिज्ञासा के मिश्रण से भरी थीं, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। समय बीत गया। उस दिन के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो गए और अंधेरा छा गया।
न तो रात के खाने के समय और न ही उसके बाद के खाली समय में दोनों मिले। मिलर अपनी बैरक से बाहर नहीं निकली और विक्रम ने अपने साथियों के साथ शांति से समय बिताया। भारतीय सैनिकों की बैरक में प्रत्याशा और चिंता का मिश्रण था। इस बारे में जिज्ञासा कि विक्रम उस शर्त को कैसे संभालेगा। उसे जानने वाले उसके सहकर्मी सोचते थे कि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो वास्तव में इस तरह की अपमानजनक शर्त का दावा करेगा। लेकिन दूसरी ओर यह उम्मीद भी थी कि वह उस अभिमानी अमेरिकी अधिकारी के अपमान का किसी तरह से बदला लेगा। रात गहरी होती गई। रात की गिनती समाप्त होने और सभी के सोने की तैयारी करने के बाद भारतीय सैनिकों की बैरक का दरवाजा सावधानी से खुला और एक अप्रत्याशित सिलुएट दिखाई दिया। यह कैप्टन सारा मिलर थी। उसने लड़ाकू वर्दी नहीं बल्कि एक छोटी बाजू की ग्रे टी शर्ट और काले शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसका बिना मेकअप वाला चेहरा और बेतरतीब ढंग से बंधे बाल उस प्रभावशाली छवि से बहुत दूर थे जो उसने प्रशिक्षण मैदान में दिखाई थी। हालांकि उसके चेहरे पर एक मजबूत दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। उसकी उपस्थिति ने बैरक में सभी का ध्यान आकर्षित किया। मिलर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे विक्रम के बिस्तर पर चली गई। विक्रम, जो शायद सोने ही वाला था, बिना शर्ट के अपने बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसके ऊपरी शरीर पर बड़े और छोटे अनियमित घावों के निशान खुदे हुए थे। गोली के घाव, कटने के घाव और यहां तक कि अज्ञात कारणों से जलने के निशान भी। वे निशान उन वास्तविक लड़ाइयों के इतिहास को बयां कर रहे थे जिनसे वह गुजरा था। मिलर ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। वह भी कई युद्ध क्षेत्रों से गुजरी थी, लेकिन उसने इतने भयानक घावों वाला कोई सैनिक नहीं देखा था। वे निशान जैसे उसके शांत बाहरी रूप के पीछे छिपी भयानक वास्तविकता को साबित कर रहे थे। विक्रम उसके आने से हैरान नहीं हुआ। उसने उसे एक सपाट भाव से देखा। क्या बात है? उसकी आवाज नीची और शांत थी। मिलर ने थूक निगला और वे शब्द कहे जो उसने तैयार किए थे। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं शर्त का वादा पूरा करने आई हूं। उसके शब्दों ने बैरक में हवा को तुरंत जमा दिया। उसके आसपास के सहकर्मियों ने अपनी सांस रोक ली, दोनों को देख रहे थे। विक्रम ने उसे एक पल बिना कुछ कहे देखा, फिर थोड़ा हंसा। यह अपमानजनक या ताना मारने वाली हंसी नहीं थी। यह एक खोखली हंसी थी, जैसे कि उसे यह हास्यास्पद लगा हो। वापस जाओ। मैं इस तरह की मूर्खतापूर्ण शर्त पर अपना समय बर्बाद करने का इरादा नहीं रखता। उसका जवाब दृढ़ था। उसने उसके प्रस्ताव को बेकार माना, लेकिन मिलर पीछे नहीं हटी। वह हर चीज के लिए तैयारी के साथ आई थी। नहीं कर सकती। वादा वादा होता है। एक सैनिक को अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। यह मेरी हार की कीमत है जो मुझे चुकानी होगी। उसकी निगाहें गंभीर थीं। वह केवल शर्त पूरी करने नहीं आई थी। वह अपने तरीके से अपने टूटे हुए स्वाभिमान को फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी। हार को साफ साफ स्वीकार करके और परिणामों को सीधे तौर पर स्वीकार करके विक्रम ने उसकी आंखों, टूटे हुए स्वाभिमान के आखा पाता है में एक पल के लिए देखा। उसने उसकी पुतलियों के भीतर कांपते हुए डर और एक सैनिक के रूप में उससे ज्यादा मजबूत गर्व को पढ़ा। उसने हल्की सांस ली और अपनी जगह से उठा। फिर उसने अपनी सैन्य जैकेट ली और उसे मिलर के कंधों पर डाल दिया। यह जगह दूसरों के साथ साझा की जाती है। मेरे साथ आओ, उसने संक्षिप्त रूप से कहा और बैरक से बाहर चला गया। मिलर एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर उसके पीछे हो ली। 1.2 का तो उसकी जैकेट से उसके शरीर की गंध आ रही थी, जो बारूद की हल्की गंध के साथ मिली हुई थी। एक अपरिचित गंध, लेकिन अजीब तरह से सुरक्षा का एहसास दे रही थी। दोनों बिना किसी शब्द के प्रशिक्षण क्षेत्र के किनारे एक सुनसान जगह पर चले गए। रात का आकाश तारों से भरा था और केवल झींगुरों की आवाज ही खामोशी को तोड़ रही थी। विक्रम गश्त के लिए खड़ी एक सैन्य जीप के सामने रुका। वह जीप के बोनट पर बैठ गया, अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। तुम सेना में कितने समय से हो? उसने पहले खामोशी तोड़ी। यह सवाल मिलर की अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। 12 साल। सैन्य अकादमी से स्नातक होने के तुरंत बाद नियुक्त हुई। युद्ध का अनुभव, अफगानिस्तान में 4 बार, इराक में 2 बार। उसने यंत्रवत जवाब दिया। विक्रम ने सिगरेट का लंबा धुआं छोड़ा और रात के आकाश को देखा। मुझसे ज्यादा लंबा। उसके शब्दों ने मिलर को एक भ्रमित भाव दिया। तो तुम? यह मेरा 10वां साल है। युद्ध का अनुभव अनगिनत। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। उसकी आवाज में न तो गर्व था और न ही दिखावा।
वह केवल एक सपाट तथ्य बता रहा था। हालांकि उसमें निहित वजन मिलर को डराने के लिए काफी था। वह पैरा एसएफ द्वारा किए जाने वाले मिशनों की प्रकृति का स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकती थी। वे एक छाया इकाई थे जो बिना रिकॉर्ड वाले युद्धों में लड़ते थे। तुमने इस तरह की शर्त क्यों लगाई? क्या सिर्फ मुझे अपमानित करने के लिए? विक्रम ने फिर पूछा। उसकी निगाहें अभी भी रात के आकाश पर टिकी थीं। मिलर उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर सकी और अपना सिर झुका लिया। मुझे तुम्हारी खामोशी पसंद नहीं आई। बिना जोश के, बिना आत्मविश्वास के, हमसे बहुत अलग। मैं अभिमानी थी, मैं गलत थी। उसने ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार की। विक्रम ने अपनी बची हुई सिगरेट जमीन पर फेंक दी और उसे अपने जूते से बुझा दिया। तुम गलत हो। हम चुप नहीं रहते, हम सतर्क रहते हैं। हमने कई साथियों की मौत देखी है और हम जानते हैं कि वह मौत बहुत छोटी छोटी गलतियों से होती है। युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति सबसे पहले मरता है। हम चिल्लाते नहीं हैं, इसके बजाय हम देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं। यही हमारा जीवित रहने का तरीका है। उसके हर शब्द ने मिलर के दिल में एक खंजर की तरह चुभन पैदा की। जिस खामोशी का उसने जोश की कमी के रूप में मजाक उड़ाया था, वह वास्तव में कई मौतों के माध्यम से सीखा गया एक कड़वा सबक था। उसका चेहरा अपनी मूर्खता और पूर्वाग्रह से गर्म हो गया। अब वापस जाओ, यह शर्त यहीं खत्म होती है। आज रात तुमने अपना घमंड मुझे सौंप दिया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। इतना ही काफी है। विक्रम ने ऐसा कहा, जीप से उतरा और वापस बैरक की ओर चल दिया। मिलर अपनी जगह पर झड़वत खड़ी उसकी पीठ को देखती रही। उसने उसे शारीरिक अपमान नहीं बल्कि एक गहरा मानसिक सबक दिया था। उसने उसके साथ एक हारी हुई महिला के रूप में नहीं बल्कि एक गुमराह सैनिक के रूप में व्यवहार किया था। उस क्षण मिलर ने अपमान नहीं बल्कि एक अवर्णनीय सम्मान महसूस किया जो उसके दिल में बढ़ने लगा था। उस रात वह सो नहीं सकी। उसका दिमाग अब विक्रम नामक व्यक्ति के विचारों से भरा था। वह सिर्फ एक मजबूत व्यक्ति नहीं था, वह एक अप्रत्याशित रूप से गहरी दर्शन वाला एक सैनिक था। अगली सुबह भोर होने से बहुत पहले नीले अंधेरे के बीच मिलर जाग गई। हालांकि वह पूरी रात जागती रही, लेकिन अजीब तरह से उसका शरीर थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसका दिमागत पहले से कहीं ज्यादा साफ था। जो उसके दिमागत में भरा हुआ था वह पिछली रात विक्रम के साथ उसकी बातचीत थी। हम चुप नहीं रहते, हम सतर्क रहते हैं। उसकी नीची आवाज उसके कानों में गूंजती रही। पहली बार उसने एक सैनिक के रूप में अब तक माने गए अपने विश्वासों और तरीकों पर गहरा संदेह महसूस किया। उसने बैरक छोड़ दिया और हल्की दौड़ शुरू कर दी। भोर की ठंडी हवा उसके फेफड़ों में गहराई तक समा गई और उसके जटिल विचार थोड़े और व्यवस्थित लग रहे थे। प्रशिक्षण क्षेत्र के चारों ओर कुछ चक्कर लगाने के बाद उसने दूर फायरिंग रेंज से गोलियों की हल्की आवाज सुनी। आधिकारिक प्रशिक्षण शुरू होने के लिए अभी बहुत जल्दी थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह आवाज के स्रोत के पास गई और वहां उसने विक्रम को पहले से ही पसीने से लथपथ अकेले शूटिंग का अभ्यास करते देखा। वह एक पिस्तौल पकड़े हुए था, स्थिर स्थिति में नहीं बल्कि लगातार कूडोंग करते हुए लक्ष्यों पर गोली चला रहा था। उसकी कूडोंग नृत्य की तरह व्यापक थी, फिर भी बहुत सटीक, बिना किसी गलती के। हालांकि लक्ष्य की दूरी और कोण लगातार बदल रहे थे, लेकिन उसकी गोलियां हमेशा लक्ष्य के केंद्र में लगती थीं। मिलर ने अपनी सांस रोक ली और उसके शरीर को देखा। वह भी शूटिंग में माहिर थी, लेकिन इस तरह की गतिशील शूटिंग एक अलग स्तर पर थी। यह केवल एक अच्छी शूटिंग तकनीक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र था जिसे केवल पूर्ण शरीर नियंत्रण और परिवेश के साथ एक होने से प्राप्त किया जा सकता था। एक मैगजीन खत्म करने के बाद विक्रम ने अपनी सांस को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों की जांच करने के लिए एक पल के लिए रुका। सभी गोलियां हेडशॉट लाइन पर और दिल के क्षेत्र के आसपास केंद्रित थीं। उसने थोड़ा माथा सिकोड़ा जैसे कि वह असंतुष्ट हो, फिर एक नई मैगजीन लगाई और फिर से अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे मिलर की निगाहें महसूस हुईं जो उसे देख रही थीं। वह एक पल के लिए रुका और उसकी ओर मुड़ा। लगता है तुम ठीक से सो नहीं पाई, उसने बातचीत शुरू की। मिलर अजीब तरह से मुस्कुराई और उसके पास गई। बल्कि तुम यहां कब से हो? सूरज उगने से पहले का समय, जब अंधेरा सबसे घना होता है, एकाग्र होने का सबसे अच्छा समय होता है। उसका जवाब बहुत सामान्य था, लेकिन उसमें उसका अपना दर्शन निहित था। मिलर उसके बगल में खड़ी हो गई और गोलियों के छेदों से भरे लक्ष्य को देखने लगी।
अविश्वसनीय। अमेरिकी सेना में भी मैंने इतने अच्छे गतिशील शूटिंग कौशल वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा है। उसकी प्रशंसा सच्ची थी। विक्रम ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, युद्ध के मैदान में लक्ष्य मेरा इंतजार नहीं करेगा। यह भी अभी काफी नहीं है। वह कभी भी अपनी क्षमताओं से संतुष्ट नहीं होता था और लगातार खुद को आगे बढ़ाता रहता था। उसके व्यक्तित्व में मिलर ने एक सैनिक का शुद्ध जुनून और विनम्रता देखी, जिसे वह भूल चुकी थी, या शायद कभी उसके पास था ही नहीं। उसे अचानक फिर से उस शर्त के बारे में याद आया जिसे विक्रम ने जीता था। हालांकि पिछली रात उसने उस शर्त को रद्द कर दिया था, फिर भी वह खुद को कर्जदार महसूस कर रही थी। प्रशिक्षक विक्रम, मिलर ने पुकारा, वह मजबूत वादा कि अगर तुम चाहो तो मैं पूरे सप्ताहांत में अपना सब कुछ तुम्हारा कर दूंगी, अभी भी लागू है। उसके शब्द सुनकर विक्रम ने उसे एक पल के लिए देखा। उसकी आंखें थोड़ी कांप गईं। वह एक पल के लिए सोचता हुआ लगा। फिर एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ उसने अपना मुंह खोला। ठीक है, तो फिर इस सप्ताहांत मेरे साथ चलो। कहां? मेरे प्रशिक्षण स्थल पर। उसका जवाब संक्षिप्त था। मिलर को एक अंदाजा था कि मेरे प्रशिक्षण स्थल का मतलब बेस के अंदर की कोई सुविधा नहीं है। उसकी आंखों की नजर से उसे दृढ़ता से महसूस हुआ कि यह कोई साधारण प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन वह डरी नहीं थी। इसके बजाय उसका दिल एक अवर्णनीय प्रत्याशा से धड़कने लगा। जब सप्ताहांत आया तो विक्रम ने अपने वादे के अनुसार मिलर को बेस से बाहर ले गया। उन्होंने एक सैन्य जीप को काफी देर तक चलाया, जब तक कि वे एक घने जंगल में नहीं पहुंच गए जहां इंसान कम ही जाते थे। जहां सड़क खत्म होती थी, उसने कार पार्क की और केवल न्यूनतम आपातकालीन आपूर्ति, पानी और एक चाकू लेकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। मिलर उसके पीछे पीछे चली। हमारा गंतव्य कहां है? प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? मिलर ने हांफते हुए पूछा। विक्रम ने बिना मुड़े जवाब दिया, कोई गंतव्य नहीं है, उद्देश्य जीवित रहना है। उस समय से नरक का प्रशिक्षण शुरू हुआ। विक्रम ने मिलर को चरम स्थितियों में धकेल दिया। उसने उसे बिना रुके ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों से पार कराया और उसे बिना आपूर्ति के जंगली में भोजन खोजने के लिए कहा। रात में उन्हें हवा और बारिश से प्रभावित एक गुफा के अंदर नग्न शरीर के साथ ठंड का सामना करना पड़ा। मिलर को अमेरिकी विशेष बलों में भी सर्वश्रेष्ठ सहन शक्ति और मानसिक शक्ति वालों में से एक होने पर गर्व था, लेकिन यह प्रशिक्षण उसकी कल्पना से परे था। शारीरिक पीड़ा से ज्यादा मुश्किल यह न जानने की निराशा थी कि यह कब खत्म होगा, और सभ्य दुनिया से पूरी तरह से कटे होने के कारण अलगाव की भावना थी। प्रशिक्षण के दूसरे दिन मिलर थकावट के कारण लगभग बेहोश हो गई। उसका पूरा शरीर खरोंचों और फटे घावों से भरा था और उसका दिमाग कई दिनों तक ठीक से न खाने और न सोने के कारण अस्त व्यस्त था। बारिश से भीगी एक खड़ी चट्टान पर चढ़ते समय वह फिसल गई और नीचे गिर गई। एक महत्वपूर्ण क्षण में ऊपर से विक्रम के मजबूत हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली। एक हाथ की ताकत से उसने उसे चट्टान पर खींच लिया। ध्यान केंद्रित करो, यहां मौत ही विफलता है। उसकी आवाज बर्फीली थी, लेकिन उसकी बांह को पकड़े हुए उसका हाथ आग की तरह गर्म महसूस हुआ। मिलर उसके हाथ से खींची गई चट्टान पर चढ़ने में सफल रही और सीधे जमीन पर गिर गई। हांफते हुए उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। शारीरिक सीमा और मानसिक दबाव एक साथ फट गए। सैनिक बनने के बाद से उसने कभी किसी के सामने कमजोरी नहीं दिखाई थी। उसे फिर से अपने रोने पर अपमानित महसूस हुआ, लेकिन विक्रम बस उसके बगल में चुपचाप बैठा आकाश को देख रहा था। उसने उसे न तो डांटा और न ही सांत्वना दी। वह बस चुपचाप इंतजार करता रहा जब तक कि मिलर खुद अपनी भावनाओं को शांत नहीं कर लेती। काफी देर रोने के बाद थोड़ी शांत हुई मिलर ने कर्कश आवाज में पूछा, तुम मुझे इस तरह का प्रशिक्षण क्यों दे रहे हो? क्या यह उस शर्त का बदला है? विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। बदला नहीं, यह एक सबक है। तुम एक मजबूत सैनिक हो, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा दूसरी चीजों पर टिकी हुई है। उन्नत उपकरण, उत्तम रसद और जबरदस्त गोलाबारी। मैं चाहता था कि तुम खुद देखो कि जब यह सब छीन लिया जाता है तो तुम्हारे पास क्या बचता है। एक सैनिक का सबसे मजबूत हथियार राइफल या चाकू नहीं होता, वह खुद होता है। उसके शब्दों ने मिलर के सिर पर जोर से प्रहार किया। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक कितनी चीजों पर निर्भर रही है और उसके सामने का यह आदमी उन सबसे परे एक स्तर पर मौजूद था। वह एक आदर्श मानव हत्या मशीन था जो दुनिया में कहीं भी खाली हाथ भी जीवित रह सकता था।
उस समय उसके प्रति उसकी भावना सम्मान से बदलकर विस्मय में बदल गई। उसने उसमें एक सच्चे सैनिक की छवि देखी। जंगल में चरम प्रशिक्षण जारी रहा। मिलर को एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा जहां उसका शारीरिक और मानसिक स्तर सीमा पर पहुंच गया, टूट गया और फिर से बनाया गया। विक्रम ने उसे जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ सिखाया। जहरीले और खाने योग्य पौधों में अंतर करने का तरीका, बिना निशान छोड़े कूल डाउन करने का तरीका, आसपास के भूदृश्यों का उपयोग करके आश्रय बनाने का तरीका और यहां तक कि खाली हाथ जानवरों का शिकार करने का तरीका भी। उसका ज्ञान किताबों से सीखा हुआ कुछ नहीं था, बल्कि अनगिनत युद्ध अनुभवों के माध्यम से प्राप्त जीवन का ज्ञान था। पहले कुछ दिनों के दौरान मिलर केवल निष्क्रिय रूप से उसके उपदेशों का पालन कर सकी। हालांकि समय बीतने के साथ वह धीरे धीरे उसके साथ घुलने मिलने लगी। उसने शहर के शोर और कृत्रिम रोशनी से खुद को मुक्त कर लिया, प्रकृति की आवाज सुनना सीखा और अंधेरे में तारों की खड़ों को पढ़ना सीखा। उसकी पांचों इंद्रियां और भी तेज हो गईं और वह आसपास के माहौल में सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस कर सकती थी जिन्हें उसने पहले महसूस नहीं किया था। उसे लगा कि वह धीरे धीरे जंगली का हिस्सा बन रही है। प्रशिक्षण की 5वीं रात दोनों एक छोटी सी गुफा में अलाव के सामने बैठे थे। वे दिन में पकड़े गए एक पहाड़ी खरगोश को भून रहे थे। इतने लंबे समय के बाद पहली बार गर्म भोजन और आराम का आनंद ले रहे थे। कुछ ही दिनों में मिलर का रूप पूरी तरह से बदल गया था। धूप से जला और खरोंचों से भरा उसका चेहरा प्रशिक्षण से पहले के एक साफ सुथरे अधिकारी के रूप से बहुत दूर था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बहुत गहरी और तीव्र हो गई थी। अब तुम थोड़ा समझी? विक्रम ने अलाव को देखते हुए धीरे से पूछा। मिलर ने सिर हिलाया। मैं कितनी अभिमानी थी और कितनी कमजोर थी। तुमने मुझे हार से भी बड़ा सबक दिया है। हार अपने आप में कोई कमजोरी नहीं है, हार से न सीखना ही कमजोरी है। उसके शब्दों में एक गहरी गूंज थी। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी बह रही थी। वे अब अमेरिकी सैनिक और भारतीय सैनिक या विजेता और हारने वाले नहीं थे। वे एक कठोर जंगली में जीवित रहने वाले साथी थे, एक दूसरे की पीठ की रक्षा करते हुए। तुम सैनिक क्यों बने? मिलर ने सावधानी से पूछा। वह उसकी व्यक्तिगत कहानी जानना चाहती थी। विक्रम एक पल के लिए हिचकिचाता हुआ लगा, फिर शांति से अपना मुंह खोला। क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे मैं बचाना चाहता हूं। उसका जवाब संक्षिप्त था, लेकिन उसमें कई अर्थ निहित थे। उसने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन मिलर ने अनुमान लगाया कि वह जिस बचाने वाली चीज की बात कर रहा था वह केवल देश या विचारधारा नहीं थी। शायद वह परिवार, प्रेमिका या मूल्यवान लोगों के साथ सामान्य रोजमर्रा का जीवन था। यह तथ्य कि वह जो छाया में बिना नाम के युद्धों में लड़ता था, विरोधाभासी रूप से सबसे सामान्य खुशियों की रक्षा के लिए लड़ रहा था, उसके दिल को दुखी कर गया। और तुम? इस बार विक्रम ने उससे पूछा। मैं यह साबित करना चाहती थी कि मैं पुरुषों से कमजोर नहीं हूं, कि मैं उनसे ज्यादा मजबूत और सक्षम हूं। इसलिए मैंने किसी से भी ज्यादा मेहनत की और किसी से भी पहले खतरनाक मिशनों के लिए स्वेच्छा से काम किया। लेकिन अब सोचती हूं, अब के इंता करती तो लगता है कि मैं बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की हीन भावना से लड़ रही थी। पहली बार उसने अपने अंतरतम विचारों को प्रकट किया। विक्रम ने न तो दोष दिया और न ही दया दिखाई। उसने बस शांति से उसकी कहानी सुनी। उसकी खामोशी में किसी भी सांत्वना के शब्दों से ज्यादा ताकत थी। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने उसे मजबूत होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उस रात पहली बार मिलर गहरी नींद सोई। अलाव की गर्मी और उसके बगल में उसकी रक्षा करते हुए विक्रम की उपस्थिति ने उसे एक अवर्णनीय सुरक्षा का एहसास दिया। उसने एक सपना देखा, एक गहरे और अंधेरे जंगल में खो जाने का सपना। जब वह डर से कांप रही थी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक गर्म और मजबूत हाथ। उस हाथ से प्रेरित होकर वह जंगल से बाहर निकली और उसे चकाचौंध करने वाली सुबह की धूप ने स्वागत किया। अगली सुबह वे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। यह सप्ताहांत से एक सप्ताह बाद की वापसी की यात्रा थी। बेस पर वापस लौटती जीप में दोनों ने बात नहीं की। हालांकि उनके बीच बहने वाली हवा अब अजीब या असहज नहीं थी। एक गहरा बंधन बन गया था जहां वे बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ सकते थे। जब वे बेस पर लौटे तो सभी उनके रूप से हैरान थे।
विशेष रूप से मिलर की यूनिट के सदस्य जो अपनी कैप्टन के रूप को देखकर अवाक थे, जो अभी अभी जंगली से लौटी थी। हालांकि उन्होंने उसकी आंखों में पहले की तुलना में एक अद्वितीय मजबूती और गहराई देखी, और किसी ने भी यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसके साथ क्या हुआ था। उस दिन से प्रशिक्षण क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मिलर ने अब भारतीय सैनिकों को कम आंकना या उनका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने सक्रिय रूप से उनके प्रशिक्षण के तरीकों में रुचि दिखाई और यहां तक कि विक्रम से सलाह भी मांगी। उसके बदलाव ने अमेरिकी सैनिकों को भारतीय सैनिकों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करने पर मजबूर कर दिया। दोनों यूनिटों को अलग करने वाली अदृश्य दीवार ढह गई और वास्तविक अर्थों में संयुक्त प्रशिक्षण शुरू हुआ। हालांकि मिलर के दिल में एक नई तरह की भावना बढ़ने लगी। विक्रम के प्रति सम्मान और बंधन धीरे धीरे उससे कुछ ज्यादा में बदल रहा था। वह अक्सर खुद को प्रशिक्षण के दौरान अनजाने में विक्रम की तलाश में पाती और इससे हैरान हो जाती। उसके कठोर भाव के पीछे छिपी कोमलता और उसकी मजबूती में छिपी गहरी तन्हाई ने उसके दिल को हिला दिया। वह इस भावना से भ्रमित थी, लेकिन एक बात निश्चित थी, विक्रम सिंह राठौर नामक व्यक्ति ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। वह नहीं जानती थी कि इस अजनबी भावना को कैसे स्वीकार किया जाए। जंगल में विशेष प्रशिक्षण के बाद मिलर और विक्रम के बीच संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर गए। आधिकारिक तौर पर वे अभी भी संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाले अमेरिकी प्रशिक्षक और भारतीय प्रशिक्षक थे, लेकिन उनके बीच कुछ अवर्णनीय विकसित हो गया था। वे अक्सर प्रशिक्षण के मैदान में एक दूसरे से नजरें मिलाते और कभी कभी संक्षिप्त बातचीत करते जो केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। उनके बदलाव उनके आसपास के लोगों को दिखाई देने लगे, विशेष रूप से मिलर की यूनिट के सदस्यों को, जिन्हें अपनी कैप्टन के केवल भारतीय प्रशिक्षक के सामने दिखाए जाने वाले नरम रवैये से अजीब लगा। मिलर अपने दिल में बढ़ती भावना से भ्रमित थी। उसने अपना पूरा जीवन एक सैनिक के रूप में जिया था और भावनाओं को दिखाना कमजोरी का संकेत मानती थी। विशेष रूप से एक पुरुष के लिए अपना दिल खोलना कुछ ऐसा था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन विक्रम अलग था। वह अब तक मिले किसी भी पुरुष से अलग था। उसने उसके साथ न तो एक महिला के रूप में व्यवहार किया और न ही एक पुरुष के रूप में। उसने उसे केवल एक योद्धा के रूप में, एक समान साथी के रूप में सम्मान दिया। उसकी पूर्वाग्रह रहित निगाहों के सामने पहली बार उसे दिखावा करने या अपना बचाव करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। विक्रम को भी मिलर के प्रति एक विशेष भावना महसूस हुई। शुरू में उसने उसे केवल एक अभिमानी अमेरिकी अधिकारी माना था, लेकिन जीवन और मृत्यु की सीमा को पार करने वाले प्रशिक्षण से गुजरने के बाद उसने उसके भीतर छिपी ताकत और पवित्रता को देखा। वह अब तक मिले सबसे ईमानदार और भावुक आत्मा वाली व्यक्ति थी। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। जिस दुनिया में वे रहते थे वह बहुत अलग थी। जब संयुक्त अभ्यास समाप्त हो जाएगा तो वह अमेरिका लौट जाएगी और वह बिना नाम के छाया में फिर से गायब होने के लिए नियत था। यह जानते हुए कि रिश्ता शुरू नहीं हो सकता, उसने उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की। एक दिन दोनों यूनिटों के विश्वास और सहयोग का परीक्षण करने के लिए एक उच्च तीव्रता वाला आतंकवाद रोधी सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किया गया। परिदृश्य एक बंधक बनाए गए अधिकारी को बचाने का था और अभ्यास की यथार्थता को बढ़ाने के लिए इसे लगभग मूल के समान डिजाइन की गई एक इमारत में किया गया, जिसमें असली गोलियों के बजाय पेंट की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। विक्रम के नेतृत्व वाली अल्फा टीम और मिलर के नेतृत्व वाली ब्रावो टीम को एक साथ इमारत में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया। अभ्यास सुचारू रूप से चलता दिख रहा था। दोनों टीमों ने उत्तम सहयोग का प्रदर्शन किया। इमारत के अंदर आभासी आतंकवादियों को एक एक करके निष्क्रिय कर दिया। विक्रम के तेज आकलन और मिलर के साहसिक आक्रमण ने एक सहक्रियात्मक प्रभाव पैदा किया, जिससे उनकी प्रगति अदम्य हो गई। हालांकि जब वे अंतिम कमरे में पहुंचे जहां बंधक को रखा गया था, तो एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई। कमरे के अंदर बंधक के अलावा कई आतंकवादी थे जो एक जटिल संरचना के पीछे छिपे हुए थे और हर जगह बूबी ट्रैप लगाए गए थे। जल्दबाजी में प्रवेश करना पूरी टीम को खतरे में डाल सकता था। तभी मिलर ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी टीम से कवर फायर का अनुरोध किया और एक योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें वह आतंकवादियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कमरे में धावा बोल देगी और उस दरार में
विक्रम की टीम बंधक को बचाएगी। यह एक बहुत ही खतरनाक तरीका था, लेकिन अगर सफल रहा तो नुकसान को कम कर सकता था। बहुत खतरनाक है, हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा। विक्रम ने विरोध किया। वह उसे चारा नहीं बना सकता था, लेकिन मिलर का संकल्प दृढ़ था। समय नहीं है, तुम मेरी क्षमता जानते हो, मैं यह कर सकती हूं, मुझ पर विश्वास करो। उसकी निगाहें नहीं डगमगाईं। विक्रम एक पल के लिए दुविधा में पड़ गया। एक प्रशिक्षक के रूप में उसका ठंडा तर्क कहता था कि उसकी योजना सबसे कुशल थी, लेकिन एक पुरुष के रूप में उसकी भावनाएं उसे मिलर को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दे सकती थी। अंत में वह उसकी आंखों में विश्वास को नजरअंदाज नहीं कर सका। ठीक है, 3 सेकंड के बाद प्रवेश करो, सुनिश्चित करो कि तुम सुरक्षित रहो। जैसे ही उसकी अनुमति मिली, मिलर ने एक फ्लैश ग्रेनेड विस्फोट किया और कमरे में धावा बोल दिया। जब अस्थायी रूप से दृष्टि खो चुके आतंकवादी भ्रमित हो गए तो वह आश्रयों के बीच एक गोली की तरह घुस गई। पेंट की गोलियां दाग रही थीं। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, सभी का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उस अवसर को न गंवाते हुए विक्रम और उसकी टीम के सदस्यों ने विपरीत दिशा में खिड़की तोड़ दी और कमरे में प्रवेश कर गए। ऑपरेशन सफलता के साथ समाप्त होने वाला लग रहा था। अधिकांश आतंकवादी निष्क्रिय कर दिए गए थे और विक्रम ने बंधक को सुरक्षित कर लिया था। लेकिन तभी एक अंतिम अदृश्य आतंकवादी अपने गिरे हुए साथियों के बीच से उठा और अपनी बंदूक मिलर की पीठ पर तान दी। मिलर, तुम्हारे पीछे। विक्रम लगभग उसी समय चिल्लाया जब मिलर ने अपनी पीठ से एक ठंडक महसूस की। यह 1 सेकंड का अंश था जिसमें मुड़ने का भी समय नहीं था। ठीक जब वह, जो हारने वाली महसूस कर रही थी, अपनी आंखें बंद करने वाली थी, कुछ असाधारण हुआ। विक्रम, जो उसके सामने था, उछला और उसे बचाने के लिए उसे गले लगा लिया। एक धमाके की आवाज के साथ एक लाल पेंट की गोली विक्रम की पीठ पर स्पष्ट रूप से फट गई। अभ्यास के नियमों के अनुसार वह मारा गया था। सभी स्थिति समाप्त हो गई और अभ्यास पर्यवेक्षक ने लाउड स्पीकर के माध्यम से अभ्यास की समाप्ति की घोषणा की। मिलर उसे बचाने वाले विक्रम के आलिंगन से हिल नहीं सकी। वह अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। उसने अभ्यास में जीतने या हारने की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए अपना शरीर फेंक दिया था। मूर्ख, यह सिर्फ एक अभ्यास है, मिलर ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने उसे छोड़ा और उठा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें गहराई में कांप रही थीं। मैं अपने अधीनस्थों को खो नहीं सकता, उसने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया और कमरा छोड़ दिया। उसके द्वारा कहे गए अधीनस्थ शब्द ने मिलर के दिल में गहराई से चुभन पैदा की। उसने उसे अपने हिस्से के काम रूप में, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में माना था जिसे उसे बचाना था। वह अपनी जगह पर बैठ गई, उसकी पीठ पर स्पष्ट रूप से छोड़े गए लाल पेंट के निशान को खालीपन से देख रही थी। यह केवल एक पेंट का धब्बा नहीं था, यह एक खुदा हुआ निशान लग रहा था, उसके प्रति उसकी भावनाओं का सबूत। और उसे एहसास हुआ कि उसके प्रति जो भावनाएं वह महसूस कर रही थी, वह केवल सम्मान या बंधन नहीं, बल्कि प्यार था। उसके बलिदान के सामने उसने आखिरकार उस भावना की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया जिसे वह अब तक अपनी तर्क बुद्धि से नकारने की कोशिश कर रही थी। सिमुलेशन अभ्यास समाप्त होने के बाद विक्रम और मिलर के बीच एक अलग तरह की ऑकवर्डनेस बहने लगी। उसे बचाने के लिए कूदने की उसकी हरकत ने मिलर के दिल में एक अमिट लहर छोड़ दी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं प्यार थीं, लेकिन साथ ही वह नहीं जानती थी कि उसके पास कैसे पहुंचे। विक्रम भी अपनी हरकत से हैरान था। उसने सहज रूप से उसकी रक्षा की, लेकिन यह एक ऐसी हरकत थी जिसने एक प्रशिक्षक की शांति खो दी। मिलर के कारण अपने सिद्धांतों को डगमगाते हुए महसूस करते हुए उसने जानबूझकर उससे बचना शुरू कर दिया। संयुक्त अभ्यास के अंतिम चरण, जो अभ्यास को अभ्यास करता है, संयुक्त अभ्यास को जान पड़ती है। व्यापक उत्तरजीविता अभ्यास के करीब आते ही उनके बीच की सूक्ष्म दूरी और गहरी हो गई। इस अभ्यास में दोनों यूनिटों के सदस्यों को टीमों में यादृच्छिक रूप से मिलाना शामिल था। उन्हें दुश्मन क्षेत्र के रूप में नामित एक विशाल पहाड़ी क्षेत्र में उतारा गया और उन्हें एक निर्धारित समय के भीतर गंतव्य बिंदु तक भागने की आवश्यकता थी। सबसे खराब परिदृश्य को मानते हुए प्रत्येक टीम को केवल न्यूनतम भोजन, एक नक्शा और एक कंपास प्रदान किया गया था। संयोग से विक्रम और मिलर को एक ही टीम में रखा गया था। उनके अलावा
2 अमेरिकी सैनिक और एक भारतीय सैनिक थे। एक टीम में कुल 5 लोग। अभ्यास एक अजीब संयोजन और अजीब माहौल के बीच शुरू हुआ। जिस क्षण से वे हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे दुश्मन क्षेत्र के बीच में उतरे, उन्हें बाहरी मदद के बिना केवल एक दूसरे पर भरोसा करके जीवित रहना था। स्वाभाविक रूप से विक्रम टीम का नेता बन गया। उसने सबसे छोटे मार्ग की पहचान करने के लिए नक्शे की जांच की और दुश्मन के पीछा से बचने के लिए आसपास के भूभाग का उपयोग करके गुप्त खूडों के रास्ते खोजे। उसका आकलन हमेशा सटीक होता था और उसके निर्देश संक्षिप्त और कुशल होते थे। मिलर ने उसके भूथा मारी की जोड़ की मिलकर आकलन ही करता है कि भूथा नेतृत्व की प्रशंसा की, लेकिन दूसरी ओर वह उससे बहुत दूरी बनाए रखने के रवैये से निराश महसूस कर रही थी। वह पूरी टीम के सदस्यों के प्रति मिलनसार था, लेकिन जानबूझकर उससे आंख मिलाने या उसके साथ औपचारिक लहजे का उपयोग करने से बचता था। अभ्यास के दूसरे दिन वे पीछा करने वाली एक आभासी दुश्मन टीम द्वारा घेरे जाने के खतरे में थे। वे एक घाटी में फंस गए थे जो सभी तरफ से चट्टानों से घिरी हुई थी। एकमात्र रास्ता एक संकरा रास्ता था जिसकी संभावना थी कि दुश्मन द्वारा पहरा दिया जा रहा हो। टीम के सदस्यों के चेहरे तनाव और चिंता से भरे हुए थे। हम क्या करें? हम इस तरह फंस जाएंगे, एक अमेरिकी सैनिक ने चिंता से कहा। सभी केवल विक्रम के मुंह की ओर देख रहे थे। तभी मिलर आगे बढ़ी। एक तरीका है, मैं उस रास्ते पर जाकर दुश्मन का ध्यान आकर्षित करूंगी, जबकि बाकी टीम के सदस्य वहां चट्टानों से होकर घूमेंगे। जिस जगह की उसने इशारा किया वह लगभग एक ऊर्ध्वाधर चट्टान की दीवार थी। पेशेवर उपकरणों के बिना चढ़ना असंभव लग रहा था। यह बेतुका है, हम उस पर कैसे चढ़ सकते हैं? अकेले शायद असंभव है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को खींचें और धक्का दें तो यह संभव हो सकता है। मैं पहले चढ़ूंगी और एक रस्सी नीचे गिराऊंगी। मैं रॉक क्लाइंबिंग में माहिर हूं। उसकी योजना पिछले सिमुलेशन अभ्यास की तरह एक खतरनाक ऑपरेशन था जिसने उसे चारा बना दिया। जैसा कि अपेक्षित था, विक्रम ने तुरंत उसका विरोध किया। नहीं कर सकते, बहुत लापरवाह है। तो क्या कोई और तरीका है? अगर हम इस तरह समय बर्बाद करते रहे तो हम सब असफल हो जाएंगे। इस बार यह एक अभ्यास नहीं है, हमें इसे एक वास्तविक स्थिति के रूप में मानना चाहिए, मिलर ने दृढ़ता से कहा। उसकी निगाहें जैसे विक्रम से कह रही थीं, इस बार मुझ पर विश्वास करो। उनकी निगाहें हवा में तनावपूर्ण रूप से मिलीं। एक पल की खामोशी के बाद विक्रम ने सबसे पहले अपनी नजरें फेरी और अपना मुंह खोला। ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मिलर उसके फैसले से हैरान थी, लेकिन फिर सिर हिला दिया। अगर विक्रम उसके साथ होता तो सफलता की संभावना बहुत ज्यादा होती। ऑपरेशन तुरंत लागू किया गया, जबकि विक्रम और मिलर दुश्मन का ध्यान आकर्षित करने के लिए रास्ते की ओर बढ़े। बाकी 3 टीम के सदस्यों ने चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, रास्ते के पास एक दुश्मन टीम घात लगाए बैठी थी। विक्रम और मिलर ने चतुराई से कवर का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के साथ गोलीबारी की। एक खतरनाक स्थिति के बीच जहां पेंट की गोलियां बरस रही थीं, दोनों ने असाधारण सहयोग का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक दूसरे की हरकतों का अनुमान लगाया और बिना शब्दों के एक दूसरे की रक्षा करते हुए दुश्मन को भ्रमित कर दिया, जैसे कि वे लंबे समय से एक साथ लड़ने वाले साथी हों। उनकी हरकतें बिना किसी गलती के उत्तम थीं। जबकि वे समय खींच रहे थे, बाकी टीम के सदस्य बड़ी मुश्किल से चट्टान पर चढ़ने में सफल रहे। उन्होंने वादे के अनुसार एक रस्सी नीचे गिराई और विक्रम और मिलर ने उस रस्सी का उपयोग करके चट्टान पर चढ़कर दुश्मन के घेरे से बच निकले। खतरे से बचने के बाद टीम के सदस्यों ने थोड़ी देर आराम किया। मिलर ने अभी अभी के तनावपूर्ण क्षण को याद किया और राहत की सांस ली। उसने विक्रम को देखा जो उसके बगल में अपनी सांसें नियंत्रित कर रहा था। उसका चेहरा पसीने और कीचड़ से भरा था, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद और विश्वसनीय लग रहा था। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, मिलर ने धीरे से कहा। विक्रम ने दूर के पहाड़ों को देखते हुए बिना उसकी ओर मुड़े जवाब दिया, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मैंने अपने साथी पर विश्वास किया। उसके उदासीन जवाब को सुनकर मिलर मुस्कुरा दी। उसका यह स्वीकार करना कि वह उसकी साथी है किसी भी मीठे शब्दों से ज्यादा खुशी देने वाला लगा। वह उसके और करीब जाना चाहती थी। वह उसे रोकने वाली दीवार को तोड़ना और उसके सच्चे दिल का सामना करना चाहती थी। उस रात
जब वे डेरा डाले हुए थे, मिलर विक्रम के पास गई जो पहरा दे रहा था। बाकी टीम के सदस्य पहले ही गहरी नींद सो चुके थे। मुझे कुछ बात करनी है, उसकी गंभीर आवाज ने विक्रम को धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने पर मजबूर कर दिया। सिमुलेशन अभ्यास के समय तुमने मुझे क्यों बचाया और आज तुमने मेरे साथ रहने का जोखिम क्यों उठाया? उसने अब और गोलमोल बात नहीं की, बल्कि सीधे उसके दिल में चुभने वाले सवाल पूछे। विक्रम उसके सीधे सवाल से हैरान हुआ और एक पल के लिए निशब्द हो गया। उसने उसकी निगाहों से बचने की कोशिश की और दूसरा विषय खोजने लगा। तुम थक गई होगी, जल्दी सो जाओ। नहीं, मैं तुम्हारा जवाब सुने बिना नहीं जाऊंगी। अब और मत बचो विक्रम। मिलर ने उसकी बांह पकड़ ली। उसके स्पर्श से हैरान होकर उसने उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। चांदनी के नीचे उनकी आंखें मिलीं। मिलर की पुतलियां इतनी गहरी थीं, लालसा से भरी, जैसे कि वे उसके दिल को भेदना चाहती हों, यह महसूस करते हुए कि अब भागने की कोई जगह नहीं है। विक्रम ने आखिरकार भारी मन से अपना मुंह खोला। मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसका जवाब ईमानदार था, लेकिन यह वह जवाब नहीं था जो मिलर चाहती थी। नहीं, तुम जानते हो, तुम बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन मैं अब और अपनी भावनाओं से झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुमसे। ठीक जब वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाली थी, हिलो मत, अचानक अंधेरे से कुछ परछाइयां निकलीं और उन्हें घेर लिया। वे हथियार पकड़े हुए थे और उनकी नालियां सीधे विक्रम और मिलर पर तनी हुई थीं। उन्हें दुश्मन टीम ने नहीं खोजा था। उनकी वर्दी और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से वे अभ्यास में भाग लेने वाले सैनिक नहीं थे। वे एक अज्ञात सशस्त्र समूह थे। संयुक्त अभ्यास के नियंत्रण क्षेत्र के भीतर असली दुश्मन सामने आ गए थे। अभ्यास की स्थिति एक पल में वास्तविक युद्ध की स्थिति में बदल गई। अज्ञात सशस्त्र समूह के प्रकट होने ने प्रशिक्षण क्षेत्र की शांति को तुरंत भंग कर दिया। सो रहे टीम के सदस्य गोलियों की आवाज और चीखों से चौंक गए, लेकिन वे पहले से ही कहीं ज्यादा संख्या में सशस्त्र लोगों द्वारा घेर लिए गए थे। विक्रम और मिलर ने तुरंत युद्ध की स्थिति लेने की कोशिश की, लेकिन उन पर तनी हुई इतनी सारी बंदूकों की नालियों के साथ वे लापरवाही से खड़ाउन नहीं कर सकते थे। सशस्त्र लोगों ने कुशल हरकतों के साथ टीम के सदस्यों को बांध दिया और उनके हथियार छीन लिए। उनकी कार्रवाइयों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और उनकी आंखों में जानलेवा इरादे झलक रहे थे। यह स्पष्ट था कि वे आम नागरिक नहीं, बल्कि एक उच्च प्रशिक्षित समूह थे। तुम लोग कौन हो? यह एक सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र है। एक अमेरिकी सैनिक ने बेरुखी से विरोध किया, लेकिन उसे जो मिला वह केवल एक राइफल के बट का ठंडा प्रहार था। विक्रम ने महसूस किया कि प्रतिरोध व्यर्थ है और शांति से स्थिति का विश्लेषण करने लगा। वे यहाँ क्यों प्रकट हुए? उनका उद्देश्य क्या है? उनकी वर्दी या उपकरणों के आधार पर इस बात की बहुत संभावना थी कि वे एक विदेशी विशेष बल इकाई थे। इस बात की संभावना थी कि उन्होंने संयुक्त अभ्यास के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर ली थी और जानबूझकर अराजकता पैदा करने या महत्वपूर्ण कर्मियों का अपहरण करने के लिए घुसपैठ की थी। एक व्यक्ति जो सशस्त्र समूह का नेता लग रहा था, आगे बढ़ा। उसने बंधे हुए टीम के सदस्यों की एक एक करके जांच की और फिर विक्रम और मिलर के सामने रुक गया। उसकी निगाहें मिलर पर काफी देर तक टिकी रहीं। एक गोरी, सुनहरे बालों वाली महिला अधिकारी उनके लिए एक बहुत ही मूल्यवान युद्ध लूट हो सकती थी। एक अमेरिकी अधिकारी। किस्मत हमारे साथ है दोस्तों, उसने अपने अधीनस्थों से संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपनी बंदूक की नाली विक्रम पर तान दी। और तुम जरूर भारतीय विशेष बल के सदस्य होगे। तुम लोग हमेशा हमें परेशान करते हो, यहां मिलना और भी अच्छा है। उसका लहजा गहरी दुश्मनी से भरा था। उसने आदेश दिया कि विक्रम और मिलर को बाकी टीम के सदस्यों से अलग कर दिया जाए और ले जाया जाए। शायद उसका इरादा उन दोनों को बंधक के रूप में इस्तेमाल करके दूसरे उद्देश्यों को प्राप्त करना था। असहाय रूप से घसीटे जाते समय विक्रम की नजर मिलर से मिली। उसने अपनी आंखों से उसे एक संकेत दिया, जब मैं इशारा करूं तो भाग जाना। मिलर ने तुरंत उसका इरादा समझ लिया। उसका भी यूं ही पकड़े जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। जंगल में कुछ कदम घसीटे जाने के बाद विक्रम ने अपने पैर के नीचे एक छोटा कंकड़ ठोकर मारकर अपने सामने चल रहे सशस्त्र व्यक्ति के पैर पर मारा। जब वह व्यक्ति एक पल के लिए अपना संतुलन खोकर लड़खड़ाया तो विक्रम ने बिजली की तेजी से झुककर उसे फंसा लिया।
फिर उसने गिरे हुए व्यक्ति के हाथ से राइफल छीन ली और उसे उसके सिर पर तान दिया। हिलो मत, अगर हिले तो इस आदमी का सिर फट जाएगा, विक्रम चिल्लाया। सब कुछ एक पल में हो गया। सशस्त्र लोग घबरा गए और एक साथ अपनी बंदूकें विक्रम पर तान दी। एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। उस अवसर को न गंवाते हुए मिलर ने भी उसे पकड़े हुए सशस्त्र व्यक्ति की बांह तोड़ दी और उसकी बंदूक छीन ली। उसने विक्रम के पीछे स्थिति ले ली, एक दूसरे को पीठ दिखाकर और चारों ओर से सतर्क। लगता है यह आसान नहीं है ना? सशस्त्र समूह के नेता ने चिढ़कर कहा। लेकिन वह अभी भी शांत था। उनके पास अभी भी 3 बंधक थे। बेहतर होगा कि तुम वह बंदूक नीचे रख दो, नहीं तो मेरे ये साथी एक एक करके मर जाएंगे। उसकी धमकी ने विक्रम और मिलर को खून करने से रोक दिया। अपने साथियों की जान खतरे में होने के कारण वे जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तभी विक्रम ने मिलर से धीमी आवाज में फुसफुसाया, मैं उन्हें लुभाऊंगा, तुम हमारे साथियों को बचाओ और भाग जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? हमें एक साथ लड़ना होगा। उनका निशाना हम दोनों हैं। जब तक मैं जीवित हूं वे हमारे साथियों को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह एक आदेश है, सुनिश्चित करो कि तुम सभी को सुरक्षित वापस लाओ। उसकी आवाज दृढ़ थी। मिलर ने उसकी आंखों में मरने का संकल्प पढ़ा। उसका दिल डूब गया। वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन एक सैनिक के रूप में वह जानती थी कि उसका आदेश सबसे तर्कसंगत निर्णय था। ठीक है, लेकिन वादा करो तुम जीवित वापस आओगे। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने जवाब में केवल एक हल्की मुस्कान दी। यह पहली मुस्कान थी जो उसने उसे दिखाई थी। अगले ही पल विक्रम ने अपने पकड़े हुए बंधक को धक्का दिया और जंगल के अंधेरे में भाग गया। उसे पकड़ो, भागने मत देना, समूह के नेता ने चिल्लाया और उसकी अधिकांश सेना विक्रम का पीछा करने लगी। जब उनका ध्यान विक्रम पर गया तो मिलर ने बचे हुए सशस्त्र लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और अपने साथियों की ओर भागी। उसने चाकू से उनकी बंधी रस्सियां काटी और उन्हें हथियार दिए। जल्दी करो, प्रशिक्षक विक्रम हमारे लिए समय खींच रहे हैं। मिलर की कमान के तहत होश में आए टीम के सदस्यों ने बचने का रास्ता सुरक्षित करने के लिए बचे हुए दुश्मनों से लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान मिलर का दिमाग पूरी तरह से विक्रम पर केंद्रित था। जंगल के अंदर से गोलियों की आवाज लगातार आ रही थी। हर गोली की आवाज जैसे उसके दिल को चीर रही थी। वह जानती थी कि विक्रम अकेले कई दुश्मनों का सामना कर रहा है। एक भयंकर लड़ाई के बाद मिलर और उसकी टीम आखिरकार घेराबंदी को तोड़ने और भागने में सफल रही। उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर शरण ली और तुरंत मदद के लिए मुख्यालय से संपर्क किया। लेकिन मिलर चुप नहीं रह सकी। मुझे उसके पास वापस जाना होगा। उसके शब्दों ने उसकी टीम के सदस्यों को हैरान कर दिया। कैप्टन, यह खतरनाक है। अकेले उसने मुझे साथियों को सुरक्षित वापस लाने का आदेश दिया था, अकेले भागने का नहीं। मेरा साथी युद्ध के मैदान में लड़ रहा है, मैं अकेले सुरक्षित स्थान पर नहीं छिप सकती। उसका संकल्प दृढ़ था। उसने अपनी टीम के सदस्यों को पहले मुख्यालय में शामिल होने का आदेश दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह गोलियों की आवाज की दिशा में चली गई। घने अंधेरे जंगल में वह अपने साथी को बचाने के लिए फिर से भागी, जो वह आदमी भी था जिसे वह प्यार करती थी। उसका दिल डर से नहीं, बल्कि उसके लिए एक जलती हुई भावना से भरा था। मिलर अंधेरे में एक पागल की तरह भागी। उसका पूरा शरीर टहनियों की खरोंचों से भरा था, लेकिन उसे दर्द महसूस करने का भी समय नहीं था। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, विक्रम को बचाना। दूर से आ रही गोलियों की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। एक बुरे पूर्वाभास ने उसके दिल को जकड़ लिया। प्लीज प्लीज, तुम्हें ठीक रहना होगा। वह अपने मन में इसे दोहराती रही और अपनी गति बढ़ाती रही। न जाने वह कितनी देर तक दौड़ी। आखिरकार वह एक छोटे से खुले मैदान में पहुंची और वहां उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। खुले मैदान के बीच में विक्रम खड़ा था और उसके चारों ओर कई सशस्त्र लोग पड़े थे। कुछ जो अभी भी जीवित थे, उन्होंने उस पर बंदूकें तान रखी थीं, लेकिन हमला करने से हिचकिचा रहे थे। विक्रम का रूप बहुत भयानक था। उसकी लड़ाकू वर्दी फटी हुई थी और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वह गिरा नहीं। एक पहाड़ की तरह मजबूती से खड़ा था, अपने दुश्मनों को घूर रहा था। उसके हाथ में अब कोई राइफल नहीं थी, इसके बजाय एक खून से सना खंजर था, जो लगता था कि दुश्मन से छीना गया हो। उसके हाथ में जकड़ा हुआ था।
उसकी आंखें एक घायल जंगली जानवर की तरह जंगली रूप से चमक रही थीं। आदमी या राक्षस? सशस्त्र समूह के नेता ने सदमे और डर से मिली-जुली आवाज में बुदबुदाया। उसने अपने अधीनस्थों को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने भी ट्रिगर खींचने की हिम्मत नहीं की। वे विक्रम द्वारा उत्सर्जित आभा से पूरी तरह से भयभीत थे। ठीक उसी समय मिलर अंधेरे से प्रकट हुई। विक्रम। सभी उसके प्रकट होने से हैरान थे। विक्रम भी उसके अप्रत्याशित रूप को देखकर चौंक गया। तुम वापस क्यों आई? क्योंकि मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दे सकती। मिलर सशस्त्र लोगों पर गोलीबारी शुरू करते हुए विक्रम के पास भागी। उसके अचानक हमले ने हमलावरों को घबरा दिया और उस भ्रम के बीच विक्रम ने भी अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा करके कूड़ों की। वह जमीन से उछला और अपने पास के दुश्मन की गर्दन पर अपने चाकू से वार किया। एक घायल व्यक्ति के लिए उसकी हरकतें असाधारण रूप से तेज और सटीक थीं। दोनों के सहयोग ने जल्दी ही स्थिति को पलट दिया। विक्रम की असाधारण कन चेन क्षमता और मिलर की सटीक कवर फायर ने बचे हुए दुश्मनों को असहाय रूप से गिरा दिया। अंत में केवल की बात था, सशस्त्र समूह का नेता ही बचा था। भय से भरे चेहरे के साथ वह कुछ कदम पीछे हटा और फिर आखिरकार हार मानकर अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। सारी स्थिति समाप्त होने के बाद अत्यधिक तनाव कम हो गया और विक्रम का शरीर डगमगाने लगा। मिलर जल्दी से उसके गिरते शरीर को संभालने के लिए भागी। उसका शरीर आग की तरह गर्म था और उसकी लड़ाकू वर्दी खून से भीगी हुई थी। होश में रहो विक्रम, प्लीज अपनी आंखें खोलो। मिलर रोते हुए उसके गाल थपथपा रही थी, लेकिन विक्रम होश खोने लगा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। मैंने तुमसे कहा था वापस मत आना। उन अंतिम शब्दों के साथ वह पूरी तरह से होश खो बैठा और उसकी बाहों में गिर गया। कुछ ही देर बाद मदद के लिए बुलाया गया हेलीकॉप्टर मिलर, विक्रम और पकड़े गए नेता के स्थान पर पहुंचा और उन्हें तुरंत बेस पर ले जाया गया। विक्रम की हालत गंभीर थी। उसे कई गोलियों के घाव लगे थे और बहुत अधिक खून बहने के कारण वह सदमे में था। उसे तुरंत आपातकालीन ऑपरेशन कक्ष में ले जाया गया। मिलर पूरी रात ऑपरेशन कक्ष के बाहर गलियारे में पहरा देती रही। उसने अपनी खून से सनी लड़ाकू वर्दी को बदलने के बारे में भी नहीं सोचा। चिंता से ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में उसके साथ बिताए पल एक फिल्म की तरह घूम रहे थे। उनकी पहली मुलाकात, उसका अहंकार, वह क्षण जब वह उसकी असाधारण क्षमता के आगे झुक गई, जंगल में एक साथ जीवित रहते हुए बढ़ा बंधन, और उसका रूप जो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बचाने के लिए कूद गया था। उसे बहुत दर्दनाक रूप से एहसास हुआ कि वह उससे कितना गहरा प्यार करती है। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो उसे हमेशा के लिए अपराध बोध के साथ जीना पड़ता। कुछ घंटों के तनावपूर्ण इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन कक्ष का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। मिलर अपनी सीट से उछली और डॉक्टर की ओर भागी। मरीज की हालत कैसी है? थके हुए चेहरे वाले डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और कहा, यह सचमुच एक चमत्कार है। गोलियां महत्वपूर्ण अंगों से बाल बाल बच गईं। भारी रक्तस्राव के कारण कुछ गंभीर क्षण थे, लेकिन वह संकट से बाहर आ गया है। अगर मरीज की मजबूत मानसिक शक्ति न होती तो वह बच नहीं पाता। डॉक्टर के शब्द सुनकर मिलर के पैर कमजोर पड़ गए और वह अपनी जगह पर बैठ गई। राहत के गर्म आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वह बच गया था। कुछ दिनों बाद विक्रम को होश आया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो पहली चीज जो उसने देखी वह मिलर की सिलुएट थी, जो उसके बगल में सो रही थी, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए। कुछ ही दिनों में उसका दुबला पतला चेहरा देखकर उसके दिल में दर्द हुआ। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसके बालों को सहलाने के लिए बढ़ाया। उसके स्पर्श ने मिलर को जगा दिया और विक्रम को होश में देखकर वह नम आंखों से एक बच्चे की तरह चमक उठी। मूर्ख, तुम वापस क्यों आई? विक्रम ने कर्कश आवाज में उसे डांटा। मिलर ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और जवाब दिया, तुमने मुझसे जीवित रहने का वादा किया था। मैं उस वादे को पूरा करने के लिए वापस आई। तुम्हारे बिना मैं भी जीवित नहीं रह सकती। उसके ईमानदार कबूलनामे को सुनकर विक्रम अब और अपनी भावनाओं को नहीं छिपा सका। उसने उन सभी दीवारों को गिरा दिया जो अब तक उसे उससे अलग कर रही थीं और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों बिना किसी शब्द के एक दूसरे को गले लगाए रहे। जीवन और मृत्यु के कगार पर परखे गए उनके दिल किसी भी शब्द से ज्यादा गर्म और सच्चे थे। वे अब अलग अलग राष्ट्रीयता या हैसियत वाले सैनिक नहीं थे। वे एकमात्र लोग थे
जिन्होंने एक दूसरे की जान बचाई थी, एक दूसरे की आत्मा को बचाया था। अस्पताल के कमरे की खिड़की से गर्म धूप आ रही थी। एक लंबी रात खत्म हो गई थी और एक नई सुबह आ गई थी। विक्रम के स्वस्थ होने की अवधि के दौरान संयुक्त अभ्यास के दौरान हुई वास्तविक युद्ध की घटना ने दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। पकड़े गए हमलावर की पहचान, जैसा कि अनुमान था, एक विदेशी खुफिया एजेंसी के एक विशेष एजेंट के रूप में सामने आई। उसने कबूल किया कि उसे संयुक्त अभ्यास की जानकारी चुराने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अमेरिकी अधिकारियों का अपहरण करने का मिशन मिला था। इस घटना के परिणामस्वरूप अभ्यास पूरी तरह से रोक दिया गया और दोनों देशों ने इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाने और आगे के कदमों पर चर्चा करने के लिए सहयोग करना शुरू कर दिया। विक्रम, मिलर और उनकी टीम के सदस्यों को दुश्मन के हमले को विफल करने और अपने साथियों को बचाने के लिए नायकों के रूप में सराहा गया। विक्रम का अस्पताल का कमरा हमेशा मिलर की सच्ची देखभाल के कारण गर्मजोशी से भरा रहता था। उसने अपने खुद के प्रशिक्षण को नजरअंदाज कर दिया और लगभग हर दिन उसके साथ रहती थी। उन्होंने बहुत सी कहानियां साझा की जो वे बता नहीं पाए थे, एक दूसरे के बचपन के बारे में, सैनिक बनने के कारण और भविष्य के सपनों के बारे में। जितना ज्यादा वे एक दूसरे को जानते गए, उन्हें एहसास हुआ कि भले ही वे बहुत अलग परिवेश से आए हों, लेकिन उनके भीतर एक ही तरह की तन्हाई और जुनून था। विक्रम के घाव असाधारण गति से ठीक हो रहे थे, लेकिन जैसे उसके शरीर पर घावों के निशान रह गए थे, वैसे ही उसके दिल में भी गहरे घाव रह गए थे। उसे इस बात का अपराध बोध था कि उसने अपने साथियों को खतरे में डाल दिया था और लगभग मिलर को मरवा ही दिया था। सब लोग मेरी वजह से खतरे में थे, उसने एक रात खुद को दोषी ठहराते हुए कहा। मिलर ने उसका हाथ गर्मजोशी से पकड़ा और जवाब दिया, नहीं, सब लोग तुम्हारी वजह से बच गए। तुम हमारे हीरो हो, हीरो। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो पहली बार मुझे डर महसूस हुआ। मुझे घायल होने का डर था, मुझे तुम्हें खोने का डर था। पहली बार उसने उसके सामने अपनी कमजोरी दिखाई। उसके कबूलनामे ने मिलर के दिल को छू लिया। उसने उसे गले लगाया और फुसफुसाया, मैं भी ऐसी ही थी। जब तुम गिरे तो ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। विक्रम, मैं अब तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। उन्होंने एक दूसरे के घावों को ठीक किया और अपने गहरे होते प्यार की पुष्टि की। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। संयुक्त अभ्यास के जल्दी समाप्त होने के साथ अमेरिकी विशेष बलों की वापसी की समय सारणी तय हो गई थी। मिलर को भी अपने देश लौटना था। उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। विदाई का दिन जितना करीब आता गया, एक चिंतित और लालसा भरी खामोशी उन्हें घेर लेती। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। विक्रम एक SAT-81 का सदस्य था जो गुप्त मिशन चलाता था और मिलर अमेरिकी सेना में एक होनहार एलिट अधिकारी थी। उनके लिए एक साथ भविष्य की तस्वीर बनाना यथार्थवादी रूप से लगभग असंभव था। मिलर के जाने से एक रात पहले दोनों उस प्रशिक्षण मैदान में गए जहां वे पहली बार मिले थे। वह जगह जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे का सामना किया था और अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाया था। सितारों की रोशनी के नीचे दोनों बिना किसी शब्द के साथ साथ चले। तुम्हें जाना होगा, है ना? विक्रम ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज शांत लगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी कांप रही थी। मिलर ने सिर हिलाया, उसकी आंखें नम थीं। यह एक आदेश है। एक सैनिक को आदेशों का पालन करना होता है। क्या हम फिर से मिल सकते हैं? उसके सवाल को सुनकर मिलर जवाब नहीं दे सकी। वह जानती थी कि एक अनिश्चित वादा केवल दोनों के लिए गहरे घाव छोड़ेगा। इसके बजाय वह उसके सामने बढ़ी, उसकी गर्दन को गले लगाया और उसे गहराई से चूमा। एक चुंबन जो विदाई के अफसोस और उस सारे प्यार से भरा था जिसे वह व्यक्त नहीं कर पाई थी। कुछ देर बाद उसने अपने होंठ हटाए, सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे इंतजार करने के लिए नहीं कहूंगी, मैं तुम्हें भूलने के लिए भी नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज एक बात याद रखना, इस दुनिया में कहीं एक महिला है जो तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार करती है और मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में अपने हीरो के रूप में याद रखूंगी। उसने अपनी गर्दन से अपना सैन्य पहचान पत्र डॉग टैग निकाला और उसे विक्रम के हाथ में रख दिया। एक सैनिक के लिए पहचान पत्र उसकी जान के बराबर होता है। इसका मतलब था कि उसने अपना सब कुछ विक्रम को सौंप दिया था।
विक्रम ने भी अपना पहचान पत्र निकाला और उसे मिलर की गर्दन में पहना दिया। ठंडे धातु का स्पर्श उसके दिल के ऊपर महसूस हुआ। यह तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम जहां भी हो, यह तुम्हारी। यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगली सुबह रनवे पर जहां अमेरिकी सैनिकों को वापस ले जाया जा रहा था, मिलर ने परिवहन विमान के सामने अपने साथियों को अंतिम विदाई दी। उसने एक शांत भाव बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें लगातार किसी को ढूंढ रही थीं। हालांकि विक्रम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह उसे विदा करने नहीं आया था। निराशा के आंसू उमड़ आए, लेकिन वह उसकी भावनाओं को समझ सकती थी। विदाई के क्षण का सामना करना उन दोनों के लिए बहुत भारी रहा होगा। अंत में परिवहन विमान का दरवाजा बंद हो गया और धीरे धीरे उड़ान भरने लगा। मिलर खिड़की से छोटे होते भारत के नजारे को देखती रही, चुपचाप आंसू बहा रही थी। ठीक जब उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसकी आंखों ने कुछ देखा। रनवे के पास एक पहाड़ी के ऊपर एक सैन्य जीप खड़ी थी और उसके बगल में एक आदमी सीधा खड़ा होकर उड़ान भरते विमान की ओर सैन्य सलामी दे रहा था। वह विक्रम था। वह उसे अंतिम क्षण तक देख रहा था। मिलर ने अपना माथा खिड़की से लगा लिया। जब तक कि उसका शरीर दिखाई देना बंद नहीं हो गया, तब तक अपनी नजरें नहीं हटाईं। उसकी अंतिम सलामी एक बिना शब्दों के वादे की तरह लगी, जो उसने उसे भेजा था कि किसी दिन कहीं वे निश्चित रूप से फिर मिलेंगे। विमान बादलों के ऊपर ऊंचा उठ गया। जमीन पर अकेला बचा विक्रम और आकाश से उसे देखती मिलर। उनके शरीर बहुत दूर अलग हो गए थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के पहचान पत्रों से कसकर बंधे हुए थे। उनका प्यार अभी शुरू ही हुआ था। भले ही उन्हें अभी अलग होना पड़ा, लेकिन यह दृढ़ विश्वास कि भाग्य उन्हें फिर से मिलाएगा दोनों के दिलों में बस गया था। युद्ध के मैदान में खिला उनका प्यार किसी भी परीक्षा के सामने कभी नहीं मुरझाएगा। हाँ,